नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। यूपीएससी मेंस के जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उनको आगे सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जीएस पेपर 3 का इकोनॉमी पार्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा क्वेश्चंस है, सबसे पहला क्वेश्चन है जस्टिफाई द नीड फॉर एफडीआई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वाई देयर इज ए गैप बिटवीन एमओयू साइंड एंड द एक्चुअल एफडीआईज। सजेस्ट करना आपको रिमेडियल स्टेप्स टू टेकन फॉर द इंक्रीजिंग एक्चुअल एफडीआई इन इंडिया। अब एमओयू तो साइन होता है, फॉर एग्जांपल कंपनीज के बीच अगर एमओयू साइन हो रहा है, इन्वेस्टर्स के बीच और इंडिया के बीच जो एमओयू साइन हो रहा है, 10 कंपनीज का मान लो एमओयू साइन हो रहा है, बट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट या एक्चुअल एफडीआई इनफ्लो हमारा 5 ही कंपनी का आ रहा है, 5 ही इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको रिमेडियल स्टेप्स बताने हैं कि क्या क्या बोटलनेक्स हैं, क्या क्या बैरियर्स हैं जिनको हमें ओवरकम करके मैक्सिमम एफडीआई इनफ्लो हमारे इंडिया में आए। एफडीआई इनफ्लो बेसिकली क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, राइट। तो इसमें होता क्या है कि इन्वेस्टर्स अपने इंडिया में या किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे उस कंट्री का, बताइए। तो हम देखेंगे उसकी रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जैसे AAA रेटिंग प्रोवाइड कर देना, ठीक है। ये इस टाइप की कौन कौन सी होती है क्रेडिट एजेंसी, जैसे मूडीज का हो गया, S&P हो गया, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गया, या आपका फिच हो गया। इनकी रेटिंग एजेंसीज देखती हैं, इनकी रेटिंग एजेंसीज हैं, इनका क्या करती हैं, कंट्रीज की रेटिंग देखती है कि किन किन कंट्रीज में AAA रेटिंग दी गई है, किन में AA है या B रेटिंग है या C रेटिंग है। उसके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर्स है वो क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट उनको ज़्यादा श्योरिटी किस एरिया में है वहां पर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो जस्टिफाई करना है द नीड फॉर एफडीआई इनफ्लो। अब इंडियन इकोनॉमी में अगर एफडीआई इनफ्लो आता है, मतलब डॉलर में पैसा आएगा, डॉलर में पैसा आएगा तो जितना हमारा बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो हमारा कम होता जाएगा, ठीक है। कैपिटल इनफ्लो से और क्या होगा, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में एफडीआई इनफ्लो हुआ, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होगी। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट से क्या, कैपिटल इनफ्लो आया है, कैपिटल इनफ्लो से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या होगा, लोगों के पास सैलरीज आएंगी, सैलरी से क्या होगा, वो अब खर्च करेंगे, तो मतलब इकोनॉमी में करेंसी फ्लो आएगा, मतलब लिक्विडिटी फ्लो आएगा, ठीक है। तो आपको इसमें जस्टिफाई करना है सब कुछ। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको सबको पता है डेफिनेशन का, कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम अब्रॉड इन्वेस्टेड इन टू एनहांस द प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। तो ये बता रखा है डेफिनेशन, बेसिक आपको बता देना है इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में। देन आपको सबसे पहले बतानी है बेनिफिट्स एफडीआई के क्या क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिकल ग्रोथ, अभी हमने डिस्कस किया था कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ होएगी, कैसे होएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि कैपिटल आया है वो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए आया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आया है, और मैक्सिमम आउटफ्लो होगा, ठीक है। तो कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, ओवरकम करेगा मैक्सिमम कॉन्स्टेंट्स को, जैसे डोमेस्टिक सेविंग्स को जो होगा रिलैक्स कर देगा, फॉरेन एक्सचेंज जो बैरियर्स हैं उनको ओवरकम करेगा, जितना इंक्रीज कैपिटल इनफ्लो आएगा जिससे हमारा जो रिस्क शेयरिंग कैपिटल फाइनेंस है वो कम हो जाएगा, राइट। देन है आपका एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या होगा, जितनी ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो आ रहा है उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी आएगी इंटरनेशनल कंपटीशन को देखते हुए। एक्सेस टू रिसोर्सेज आएगा, अब जितना कैपिटल इनफ्लो आया उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स भी आएंगी, ठीक है, मैनेजरियल स्किल्स भी आएंगी, बिगर मार्केट को रिप्रेजेंट कर पाएंगे हम, क्योंकि जितना कैपिटल इनफ्लो आया उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतनी ज़्यादा अपने डेवलपमेंट पे काम करेंगे, उतनी ज़्यादा स्किल्स इंक्रीज करेंगे, राइट। तो ये एक्सेस टू रिसोर्सेज हो जाएगा, जितना कैपिटल आया उसके अकॉर्डिंग हमने उस रिसोर्स को यूज़ किया है। एम्प्लॉयमेंट, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि जितना कैपिटल फ्लो आया इन्वेस्टमेंट हुई इंडस्ट्रीज में। अब इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये थोड़ी ना है कि कैपिटल आपने लगाया और टेक्नोलॉजी हमने काम कर लिया, नो, आपको एम्प्लॉयमेंट भी तो चाहिए होंगे, लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बन जाएगी इससे। तो ये तो आपने बताने हैं बेसिक बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई। अब चैलेंजेस क्या क्या आते हैं वो डिस्कस करने हैं, क्या क्या बॉटलनेक्स आते हैं। सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है काफ़ी। अब एफडीआई इनफ्लो तो आ गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गई है, अब आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। अब वो कहेंगे ये डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, आप वहाँ का कागज लेके आइए, वहाँ की रसीद लेके आइए, पता नहीं क्या क्या, मतलब बोटलनेक्स आते रहते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इश्यूज आते हैं काफ़ी। और आपने ये भी देखा होगा लाइट कट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये भी इशू बन गया। तो कंस्ट्रक्शन परमिट्स लेने होते हैं, ठीक है, रेड टेपिज्म है, काफ़ी मतलब परमिट्स आपको लेने पड़ेंगे, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये सारे आपके बॉटलनेक्स हैं। और क्रेडिट्स लेने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारे बॉटलनेक्स हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन
आपको माइनर जो प्रोटेक्टिंग द जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं, जो माइनॉरिटी में हैं, उनको भी प्रोटेक्शन देनी है आपको। पेइंग टैक्सेस टाइम पे हो रहा है नहीं, टैक्स का आपने सारा डाटा देखना पड़ेगा। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर क्या किस तरीके से हो रहा है, ये सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक है। इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है इस पे काम, जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जीएसटी लेके आए हैं, ये सारे आपके क्या बॉर्डर के अक्रॉस जो ट्रेडिंग हो रही है उसका इशू सोल्व किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे अपना काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन परमिट्स के लिए भी हम ऑनलाइन, आपने देखा होगा डिजिटली अब सब कुछ हो जाता है। ऑनलाइन पोर्टल पे हर पोर्टल बनाया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स को कम किया जा सके। दीज आर द चैलेंजेस, ठीक है। अदर चैलेंजेस जैसे आपका करप्शन, आपको पता ही है, फाइल पास कराने के लिए आपको करप्शन देना पड़ता है। लेबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था ना, क्या कर रहे हैं जो इंडस्ट्री वाले हो, क्या किस तरफ जा रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स की तरफ जा रहे हैं, है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स की तरफ, ना कि फॉर्मल उसकी तरफ, ठीक है, फॉर्मलाइजेशन की तरफ। रीजंस, क्योंकि लेबर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। एग्जिट पॉलिसीज में काफी डिफिकल्टीज है, रेड टेपिज्म का काफी इश्यूज है, ब्यूरोक्रेट्स काफी इनर्शियाज में है, पॉलिटिकल डेडलॉक्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये आपके अदर चैलेंजेस हो गए। लैंड एक्वाइजेशन का इश्यूज बहुत ज्यादा है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर को बहुत कम तो आपको देखा होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके लिए आपको काफी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, और जितना भी कंसर्न है, कंट्रोल है नेचुरल रिसोर्सेज को लेके, वो सारा लैंड एक्वाइजेशन इश्यूज में आ जाएगा। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एफडीआई इंडिया। अब केस स्टडी ऑफ पोस्को का बता रहा है, ये साउथ कोरियन कंपनी है, स्टील कंपनी, राइट। इसने उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, इनफ्लो किया, तो साइंड आपका प्राइमरी एग्रीमेंट साइन हुआ, 5.3 बिलियन आपका बिलियन फैसिलिटी प्रोवाइड की, बट ये ड्रॉप कर जाता है। रीजन ड्यू टू द मार्केट कंडीशंस, और जितनी भी माइनिंग राइट्स उनको चाहिए थे उनमें डिले हो रहा था। अब बाहर की कंपनी आई है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी आई है, तो वो क्या ऐसी तो इन्वेस्टमेंट करने आई नहीं होगी। ऑब्वियसली वो मेन मोटिव होता क्या इन्वेस्टमेंट का, प्रॉफिट लेके जाना, डिविडेंड लेके जाना। तो रीज़न ये है, बट इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि माइनिंग राइट्स के लिए इनको काफ़ी डिले मिल रहा है, वही करप्शन ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेट इनर्शियाज बहुत ज़्यादा है, स्ट्रिक्ट लेबर लॉज, काफ़ी इश्यूज़ है, तो इसलिए वो ड्रॉप्ड आउट कर गए, राइट। तो ये केस स्टडी भी आप लिख सकते हैं, इस टाइप से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की चांसेस हो जाते हैं। जैसे रिफॉर्म्स अट्रैक्ट एफडीआई, सबसे पहले आपने क्या किया, इंडिया गवर्नमेंट ने, मैंने आपको बताया कि काफ़ी चीज़ डिजिटलाइजेशन कर दिया है। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आ गए हैं, जितना भी इंसॉल्वेंसी का मैटर है उनको जल्दी जल्दी ताकि रिजोल्व किया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आपकी रैंकिंग इंप्रूव कर रहे हैं इंडिया की, मैंने आपको बताया था ना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उसी तरह आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग आ गई है इंडिया की अच्छी, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई इन्फ्लो आएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टर के लिए जो टैक्स बैरियर्स हैं और बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो उनको मिल सके। लेबर लॉ रिफॉर्म्स भी लेके आ रहे हैं, जिससे आपके लेबर लॉ को मोर फ्लेक्सिबल बनाया जाए, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स कंपनीज जो हैं वो अपने इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपके एफडीआई इन्फ्लो के लिए आपको ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। बीओपी, एफडीआई इन्फ्लो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो ये आपको एक्स्ट्रा एज देगा क्वेश्चन आंसर लिखने की के लिए, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट करना है चैलेंजेस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ विच इंक्लूड केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सजेस्ट करना है आपको मेजर्स टू टेकन फॉर फेसिंग दीज चैलेंजेस। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, प्रॉब्लम्स क्या है, लो सर्टिफाइड स्किल्स है इंडिया गवर्नमेंट में। एम्प्लॉयबिलिटी एक वर्ड है, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी, इसमें क्या है, अब ये दो वर्ड से बना है, एम्प्लॉय की एबिलिटी यानी स्किल्स, एबिलिटी दैट अलाउ टू एम्प्लॉयड, जो कि बहुत लो है इंडिया में। 2% लेबर फोर्स ही सर्टिफाइड स्किल्ड लेबर है, सर्टिफाइड है। इन्फॉर्मलाइजेशन मैंने कल क्वेश्चन किया था हमने, 85% इन्फॉर्मलाइजेशन है, अनस्किल्ड लेबर है, उनकी अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इंडिया में स्किल इंडिया प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, स्किल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ यूथ को एम्पावर करने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारा यूथ है। तो 70%, बट देखोगे यहाँ पे ओनली 2%, आपने बताना है लो सर्टिफिकेट स्किल्स है, केवल 2% लोगों के पास ही लेबर फोर्स का सर्टिफाइड स्किल्ड लेबर है हमारे इंडिया में। जबकि कंपेयर किया जा रहा है ब्रिटेन के साथ 70% है, 96% साउथ कोरिया में है। हाई इन्फॉर्मलाइजेशन आ रहा है, मैंने बताया ना 85% लोग इन्फॉर्मलाइज्ड है इंडिया में, अनस्किल्ड है मतलब।
तो लार्ज सेक्शन ऑफ वर्क फोर्स इज इनफॉर्मल एक्सक्लूडेड फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स को देखते हुए तो ये केयरलेस मैन पावर का लीड कर रही है इस चीज़ को। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स, ये आपने डिस्कस करनी है। सबसे पहला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है मेजर्स। हमने क्या क्या मेजर्स ले इन चैलेंजेस को देखते हुए। नंबर 1 क्या करेंगे, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैंने बताया ना आपको, स्किल इंडिया प्रोग्राम मिशन इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया 2015 में। बेसिकली क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसमें क्या होगा, मतलब इसमें काफ़ी जो स्किलिंग की प्रोग्राम्स है जितने भी, उनको इसके अंडर लेके आएंगे। ठीक है, इसके अंडर आती है सारी स्कीम्स, स्किलिंग स्कीम्स प्रोग्राम्स जितने भी होंगे वो आपके स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंडर में आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्पावर करना यूथ को। किस लिए, एडिक्वेट स्किल सेट के साथ। ठीक है, तो सर्टिफाइड मिलेंगे। अभी हमारे इंडिया में कितना है, 2% है। इसको इंक्रीज किया जाए, स्किल्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाए अकॉर्डिंग टू नेशनल ऑक्यूपेशनल NSO के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बताया था, प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल्स प्रोवाइड हो सके और वो एम्प्लॉयबिलिटी यानी स्किल्स एबिलिटी उनकी बढ़ जाए ताकि एम्प्लॉयबल हो जाए वो, जो कि हमारी एट प्रेजेंट लो है। ठीक है, देन आप डिस्कस करेंगे जेंडर रिस्पॉन्सिबल बजटिंग। इसमें क्या करेंगे, जितने भी नेग्लेक्टेड सेक्शन है उस पर फोकस किया जाएगा। जैसे आपका एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, स्किल ट्रेनिंग वुमेन्स के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। स्कीम्स फॉर वुमेन जैसे आपका सुकन्या समृद्धि योजना है, एनकरेज करना सेविंग्स फॉर गर्ल्स के लिए। जनानी सुरक्षा योजना उनके मैटरनल हेल्थ के पे काम करना वुमेन के लिए। तो दीज आप स्कीम्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दिस स्कीम्स टू एम्पावर देयर स्किल्स। ठीक है, नेक्स्ट देन आता है इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन क्वालिटी। इसमें क्या करेंगे, एनहांस करेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन को। जितना भी देखा होगा एलिमेंट्री स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम को उनको मैक्सिमाइज किया जाए, बेनिफिट्स उनको मैक्सिमम तक पहुंच जाए ताकि एलिमेंट्री एजुकेशन में वो क्रूशियल हो जाएगा। ठीक है, देन एड्रेस करना है एजुकेशन पॉलिसीज़ में। आपने देखा होगा टॉप हैवी एजुकेशन जो स्ट्रक्चर प्रायोरिटीज़ है, हायर एजुकेशन ओवर द बेसिक एजुकेशन है। बेसिक एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, स्किल ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ITI का एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं, इन पे एड्रेस किया जाएगा। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी की क्या रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है, जो हम लेके भी आए हुए हैं आपके नेशनल आपके एजुकेशन पॉलिसी NEP। अब एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है, इंक्रीज करना एम्प्लॉयबिलिटी प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन पावर इन इंडिया। एम्प्लॉयबिलिटी मैंने आपको बता दिया था, स्किल एंड एबिलिटी को इंक्रीज करना ताकि वो एम्प्लॉयबल होने के लिए काबिल हो जाए। तो इस पे हम अगर फोकस करते हैं, स्किल इंडिया प्रोग्राम पे अगर हम अच्छे से फोकस करते हैं, जैसे 2015 में आपका कौशल विकास योजना है, उसमें क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेवेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, स्किल्स के लिए सर्टिफिकेट मिलेंगे, इनको सर्टिफाइड हो जाएंगे वो। ठीक है, ताकि इंटेंशन क्या है, मेन प्रोवाइड करना ताकि सिक्योर कर सकें ये अपना लाइवलीहुड। ये आपको मेंशन करना है ताकि जो हमने एग्जांपल लिए थे पीछे उस पे हम अपना कंपैरिजन देखा था, जो हमने 70% ब्रिटेन में, 96% साउथ कोरिया में है, ताकि हमारा देखो अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, FDI, ताकि मैक्सिमम FDI इनफ्लो भी आ सके क्योंकि स्किल्ड लेबर है हमारे इंडिया में, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है, हमें जितने भी मेजर्स थे हमने वो डिस्कस किए, सजेस्ट करने हैं मेजर्स, अपनी इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है, काफ़ी स्कीम्स भी है रिलेटेड, जितने भी चैलेंजेस है उनको ओवरकम करने के लिए। आपने इंक्लूसिव ग्रोथ को देखते हुए आपने ये कमेंट्स करने हैं, सारे फोकस प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपने जितने भी मेजर्स हैं वो चैलेंजेस हैं उनको बताना और एक्सपेक्टेड आउटकम्स के बारे में आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, तो ये आपके आज 2 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए हैं, इनको अब आपने खुद राइट डाउन करके देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।